Hello, my dear. Don't fear, don't show tear. Listen here, and with this chapter, water resources, जल संसाधन। आज तो एक कविता बन गई भाई। ये सब आप लोगों की वजह से ही हो रहा है। मैं सोचता रहता हूँ कि आप लोगों को कुछ अच्छा से अच्छा मैटर दूँ और उसके साथ साथ बोरियत भी ना हो आप लोगों को। ऐसा इसलिए हो गया, अचानक ही हो गया। तो चलिए चलते हैं, इस चैप्टर के बारे में बातचीत करते हैं। 10th क्लास के इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग 6th क्लास में चलते हैं, जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग की इस चैप्टर की। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 4 रिलम्स ऑफ द अर्थ: लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। ये जो चैप्टर रिलेटेड है वो इस हाइड्रोस्फीयर से रिलेटेड है। इसके बाद हम लोगों ने 7th क्लास में जो डिस्कस किया था इस हाइड्रोस्फीयर की, यानी जल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में। और बचपन से ही हम लोगों को इसके कंजर्वेशन के बारे में बताया जाता है और वो हमारे अभ्यास में डाला जाता है, हमारे संस्कारों में डाला जाता है कि पानी की टोटी खुली है, उसे बंद कर दीजिए, अधिक पानी का प्रयोग नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हमारे अभ्यास में आनी चाहिए, ऐसा प्रयास किया जाता है। 8th क्लास में कंपोजिशन बताया गया और कंजर्वेशन को भी बताया गया। 9th क्लास में हम लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा और जो इंडिया का, जो भारत का, अपने देश का रिवर सिस्टम है उसके बारे में पढ़ा, कहाँ से कौन सी नदी निकलती है। और आप लोगों को ध्यान में होगा तो हमने इसका वीडियो भी भेजा हुआ है रिवर सिस्टम का। इसके बाद हम लोग आते हैं इस 10th क्लास के चैप्टर के बारे में, जल संसाधन के बारे में। फिर से थोड़ा बैक होते हैं हम लोग। द ओशन ऑफ द वर्ल्ड कवर 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। और इसीलिए 6th क्लास में और 7th क्लास में एक क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने ध्यान से अगर किया होगा तो, कि अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी देखने पर नीली क्यों दिखाई पड़ती है। या पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। आवर अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट बिकॉज 3/4 of the earth's surface is covered by water and it appears blue in color when seen from space। 3/4 भाग जो है जल से बिल्कुल घिरा हुआ है, इसलिए जब हम लोग अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। कुछ और बातें इसके बारे में। आउट ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ग्लोब 510 million किलोमीटर स्क्वायर, द हाइड्रोस्फीयर कवर्स अप्रॉक्सीमेट 362 million किलोमीटर स्क्वायर। कुछ इसके बारे में जो डाटा हैं उस डाटा की चर्चा हो जानी चाहिए, उसके बाद हम लोग चैप्टर पर आते हैं। बुक में भी दिया हुआ है, फर्स्ट पेज से दिया हुआ है। मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं आप लोगों को इसीलिए, जो कि और अच्छी तरह समझ में आए। विश्व में जल के कुल जो उसका आयतन है उसका 96.5% भाग जो अपने ओशियन से उसमें है, उसमें पाया जाता है।
केवल मात्र देखिए, हम जो पानी का यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिसको मीठा जल कहते हैं हम लोग, 2.5% है। यदि इसको हम लोगों ने नहीं बचाया तो आने वाले समय में बहुत जल्दी, वो दिन दूर नहीं है कि हम लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। पानी अब बोतल में आ गया है ना, बोतल से सीसी में आ गया है, अब सीसी से इंजेक्शनों में आ जाएगा, उसका इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा अगर ये स्थिति रही तो। गर्मी के दिनों में पानी नहीं आता है नलों में, ट्यूबवेल बंद हो जाते हैं, धरती में दरारें पड़ जाती हैं, और बरसात के दिनों में हम लोगों ने ज़मीन के अंदर इतना गंदा पानी डाल दिया है कि वो गंदा जल उस नल से निकलने लगता है। ये सारे कारण हैं। तो दोस्तों, ये 2.5% से भी कम जो अब जल बचा है, मीठा जल, उसको बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। वो आगे हम लोग बात करेंगे। और इस 2.5% जो मीठा जल है, उसमें से लगभग 70% जो हमारा बर्फ़ के रूप में है, हिम नदियों के रूप में है, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ की चादरों के रूप में है, उससे मिलता है। और 30% जो स्वीट वाटर है, मीठा जल है, वो हमारे ज़मीन के अंदर होता है, भौम जल के रूप में होता है। ऐसा नहीं है कि इस मीठे जल को सुरक्षित रखने के लिए अभी से प्रयास होने लगे हैं। ये बहुत पहले से ही एक चिंतन रहा है हमारे पूर्वजों के बीच में, और उन्होंने उसके लिए कार्य किया है, उसको बचाने का कार्य किया है। उसके उदाहरण मिलते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी झील का निर्माण किया गया था। भोपाल झील 11वीं शताब्दी में निर्मित की गई थी। दिल्ली में हौज खास इसका एक अच्छा उदाहरण है, जो 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने निर्माण करवाया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय केवल झील ही नहीं, बांध का निर्माण किया गया, और किसानों को सिंचाई के लिए जल प्राप्त हो सके, उसके लिए एक पूरा सिस्टम तैयार किया गया। कलिंग, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में, बेनूर कर्नाटक में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में सिंचाई की जो सिस्टम बनाया गया था, इरिगेशन सिस्टम, उसका आज भी प्रमाण मिलता है। बाकी अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो हम लोग जानते हैं कि उस समय जोहड़ या झोड़ भी बोलते हैं, वो हर गांव में वो तालाब के रूप में पाया जाता है। और जहाँ पर स्वच्छ जल होता था, जिसमें उसका उपयोग उस गांव के लोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे वो जो झोड़ है, वो लोगों ने उसको भर भर के या तो अपना घर बना लिया है या अपने उपयोग में ले रहे हैं। लेकिन वो झोड़ जो है, ग्राम समाज की जो भूमि है, वो सब धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। वो जो झोड़ था, वो इसीलिए होता था कि जिससे कि बारिश का पानी उसमें आए और ज़मीन के अंदर का जो वाटर लेवल है, वो कम ना हो पाए। तो ये सारा चिंतन हमारे यहाँ बहुत पहले से ही चलता रहा है। आखिर ये जो हमारा जल संसाधन है, ये कम क्यों होता जा रहा है? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या, और उस बढ़ती हुई जनसंख्या की जल की बढ़ती हुई मांग। तीसरा,
इस जल का असमान वितरण। चौथा, शिक्षा का अभाव। यहाँ तक कि मैं तो ये कहूँगा कि शिक्षित होते हुए भी लोग इस जल का बहुत अधिक दुरुपयोग कर रहे हैं आज भी, जबकि उन्हें मालूम है कि जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मीठे जल का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में कृषि कार्यों में किया जाता है। उसमें बहुत अधिक मात्रा में जो जल है वो वेस्टेज हो जाता है, इधर उधर बह जाता है, उसका उपयोग नहीं हो पाता है। किसानों ने जो अपने निजी कुएं और नलकूप बना रखे हैं, उससे इतना अधिक जल निकलता रहता है, निकाला जाता है कि जो भौम जल है वो लगातार उसका जल स्तर नीचे भागता चला जा रहा है। तेजी से होने वाला इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, शहरीकरण, ये सारे कारण हैं जिसके कारण से लगातार इस मीठे जल में कमी होती जा रही है। फिर इस जल का उपयोग विद्युत बनाने में भी हो रहा है। हमारी शहरी जीवन शैली, ये सारे कारण हैं जिससे कि हमारा जो जल संसाधन है वो लगातार सिकुड़ता जा रहा है। हमारे यहाँ एक जन जागृति भी नहीं, अवेयरनेस नहीं है इसके प्रति। यही कारण है कि एक छोटा सा अपना मित्र देश है आज के समय में, जिसको हम लोग इजराइल के नाम से जानते हैं। अक्सर आप लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू से बात की, या इजराइल के प्रधानमंत्री भारत आए, भारत के प्रधानमंत्री इजराइल गए। वो छोटा सा इजराइल जैसा देश, जहाँ पर एनुअली रेनफॉल केवल 25 सेंटीमीटर होता है, फिर भी वहाँ जल की कमी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा देश, जहाँ पर कि एनुअल रेनफॉल लगभग 114 सेंटीमीटर है, फिर भी हमारे यहाँ जल की कमी है, सूखा पड़ता रहता है। ये सारी दिक्कतें हमारे यहाँ हैं। आखिर कारण क्या है? ये जो कारण मैंने बताया। और दूसरा कारण, जो एक प्रमुख कारण है इसमें, जो मैंने चर्चा नहीं किया, आधुनिक तकनीक का प्रयोग। इजराइल के द्वारा आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि उस टेक्नोलॉजी के द्वारा वो जो समुद्र का जल है उसको साफ़ करके मीठे जल के रूप में कन्वर्ट कर लेता है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ गए थे इजराइल, तो उन्होंने वो सिस्टम, इनको एक सिस्टम उसमें से गिफ्ट किया था, जिसके द्वारा वो इस तरह का काम करते हैं। ऐसा हम भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक ज़रूरी है जल का संरक्षण। अगर हम इसको बचाएंगे नहीं तो चाहे हम कोई सी भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर लें, ये लगातार कम होता ही जाएगा और इसका दुष्परिणाम हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। अगला टॉपिक है हमारा बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, जिसके अंतर्गत बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया गया और इन बांधों को अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में उद्बोधित किया। उन्होंने कहा कि ये बांध नहीं है, ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं, क्योंकि उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते, इन परियोजनाओं के द्वारा, इन परियोजनाओं से कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था का समान रूप से विकास होगा। इसलिए उन्होंने इसको आधुनिक भारत के मंदिर कहा। अब प्रश्न ये था कि बांध है क्या आखिर? बांध है क्या? बांध एक बाधा है जो जल के आगे लगाई जाती है, जो उस जल को रोकने का काम करता है, उस जल के बहाव की दिशा को मोड़ने का काम करता है
या जल भरण का कार्य करता है, ऐसी बाधा को हम बांध कहते हैं जो इस कार्य को पूरा करता है। इसलिए इन बांधों का निर्माण किया गया। स्वतंत्रता के बाद जिन बांधों का निर्माण किया गया वो किसी एक कार्य के लिए नहीं, उसका प्रयोग कई कार्यों में किया गया। जैसे बिजली निर्माण के लिए प्रमुख, बाढ़ को रोकने के लिए बड़े जलाशय के रूप में उसका निर्माण किया गया, फिर सिंचाई के लिए किया गया, मछली पालन के लिए किया गया, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए किया गया, पर्यटन के विकास के लिए किया गया। ये सारे कार्य, सारे उद्देश्य थे, इसलिए इसको बहुउद्देशीय नदी परियोजना कहा गया। कुछ प्रमुख बांध हैं अपने: गोविंद सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध, सरदार सरोवर बांध, हीराकुंड बांध, रिहंद बांध, तुंगभद्रा आदि। सीबीएसई के सिलेबस में इस चैप्टर में केवल इसका मैप है। बाकी यूपी बोर्ड और अदर जो भी बोर्ड होंगे, यूपी बोर्ड में कम से कम ये पूरा चैप्टर है। सीबीएसई बोर्ड में सिलेबस में केवल इसका मैप है। तो मैं इस चैप्टर को क्लियर इसीलिए कर रहा हूँ कि यूपी बोर्ड के जो बच्चे होंगे वो उनके लिए पर्याप्त रहेगा। और इसके डिस्क्रिप्शन में इससे पहले ही मैंने मेजर रिवर्स और डैम्स का वीडियो भेजा हुआ है, उसको सीबीएसई के स्टूडेंट देखेंगे और उसको समझेंगे। बहुत अच्छा वीडियो है, आपके समझ में बहुत अच्छी तरह आएगा कि किस रिवर पर कौन सा डैम बना हुआ है और उसकी क्या विशेषता है। लेकिन उनसे भी मेरा, सीबीएसई के स्टूडेंट से मेरा आग्रह है कि वो इस चैप्टर को पढ़ें ज़रूर, क्योंकि जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तब तक आपके समझ में मैप नहीं आएगा, इसलिए ये ज़रूरी है। ये हम जल की दुर्लभता या जल की कमी के कारण की चर्चा पहले कर चुके हैं। ये जो हमारे बांध हैं ये लाभकारी भी हैं और इनसे हानियाँ भी हैं। हानियाँ क्या हैं? लाभ तो हमने देख लिए, पढ़ लिए कि एक बांध से बहुत कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, इसलिए ये सारे लाभ हो गए। दूसरा, हानि क्या है? हानि सबसे पहली ये है कि बांध जब बनाया जाता है तो उससे नदी का जो प्राकृतिक बहाव है, नेचुरल फ्लो जो है, वो ब्रेक हो जाता है और उसके कारण से जो नदी के अंदर या जहाँ पर उसको ब्रेक किया जा रहा है वाटर को, वहाँ पर उसके अंदर सिल्ट जमा होने लगती है और उसके कारण से क्या होता है, वो गहराई उसकी कम होती जाती है। और हमने अगर बाढ़ को रोकने के उद्देश्य से बनाया है तो उद्देश्य हमारा वो पूरा नहीं हो पाता है। और नदी का जो तलछट है वो भी, उसके अंदर जो सिल्ट जमा होता रहता है वो एक पत्थर सा बनता रहता है, चट्टानी होता जाता है। उसके कारण से जो उसके अंदर रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके भोजन में कमी आती है। बांध जो है नदियों को डिवाइड कर देता है नदी को, तो उसके कारण से जो जलीय जीव उसके अंदर आने होते हैं, आते रहते हैं, वो नहीं आ पाते हैं, उनका ट्रांसफरेशन रुक जाता है, वो उसका स्थानांतरण नहीं हो पाता है। फिर बाढ़ के मैदान में जो जलाशय बनाए जाते हैं, पौंड जो बनाए जाते हैं बड़े बड़े पानी को रोकने के लिए, उसके कारण से जो वहाँ पर पहले से मौजूद वनस्पति है, वेजिटेशन है, मिट्टी है, जो फर्टाइल सॉइल है, वो सारा कुछ जल में डूब जाता है। फिर उस क्षेत्र में आने वाले जितने भी गांव हैं, कृषि योग्य भूमि है, वो सारा कुछ उसमें जलमग्न हो जाता है। फिर और क्या हानि है? उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पलायन का सामना करना पड़ता है।
उनको अपना सारा घर बार खेती बाड़ी सब कुछ छोड़ के दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, और उसमें सरकार कितना सहयोग करती है ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कठिनाइयाँ बहुत आती हैं। तो ये इसकी हानि है। और इसके कारण से क्या होता है, आंदोलन होते हैं, समाज में एक गैप आता है, वो सारी चीज़ें दिक्कतें आती हैं। उस आंदोलन में हम लोगों ने कई नाम सुने होंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी आंदोलन, ये देश के प्रमुख आंदोलनों में से हैं। सरदार सरोवर बांध जो बनाया गया वो लगातार उसमें देरी होती चली गई, उसके कारण से उसका खर्चा बहुत बढ़ता चला गया। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया और ये भारत की एक बड़ी परियोजनाएं हैं। इसके द्वारा 4 राज्यों को जोड़ा गया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। और इन क्षेत्रों के जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसका निर्माण किया गया। ये देखिए मैप है, इसमें प्रमुख नदियों को दिखाया गया है। और उसके बाद ये देखिए, ये वो डैम है, लोअर झेलम, पोंग, भाखड़ा नांगल, टिहरी, रामगंगा, जवाहर सागर, गांधी सागर, माता टीला, रिहंद, कोसी, हीराकुंड, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर देख रहे हैं आप, सरदार सरोवर, काकरापार, ये सर उकाई, फिर जैकवाड़ी, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, कोयना, शिवसमुद्रम, मेट्टूर, ये कुछ प्रमुख हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, उसकी चर्चा अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा। हमारा जो अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो हमारे कंजर्वेशन से जुड़ा है, वाटर कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ है, कि हम अभी अवेयर नहीं हो पा रहे हैं शिक्षित होने के बावजूद भी। लेकिन हमारे पहले के लोग, जब शिक्षा का जो दर था, रेट था, वो कम था, फिर भी वो लोग कितने अवेयर थे इस अपने जल को बचाने के लिए। तो इसको देखते वर्षा जल संग्रहण। अब हम थोड़ा सा इसकी बुक की PDF पे आते हैं, उसके द्वारा ये जो देख रहे हैं आप, ये कोई आज का नहीं है, ये पहले से ये व्यवस्था हमारे पूर्वजों के द्वारा की गई थी। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था, और उन्होंने अपनी पारिस्थिति के अनुसार जल की आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित किए गए थे। ये जो झीलें हम देखते हैं बड़ी बड़ी, उस समय जो बनवाई गई थी, इसी कारण से बनवाई गई थी, ताकि हमारा भौम जल का स्तर बना रहे। पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने भी ऐसी व्यवस्था की ताकि उनको कठिनाई न हो, जल का संरक्षण हो सके, जल को बचाया जा सके, आने वाली पीढ़ी को जल प्राप्त हो सके। गुल अथवा कुल, पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं, नदी की धारा का रास्ता बदल खेतों में सिंचाई के लिए पानी ले जाया जाता था। एक आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण, छत वर्षा जल संग्रहण। ये आम तरीका था उस समय कि जब बारिश होती थी तो छत पर से जल को पाइप के माध्यम से लेकर और उसको
जमीन के अंदर भेजा जाता था या अपने प्रयोग के लिए उसको सुरक्षित रखा जाता था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे, यानी बाढ़ के जल को वाहिकाओं के माध्यम से दूसरे क्षेत्र में ले जाकर संग्रहित कर लेते थे और बाद में उसका उपयोग करते थे। राजस्थान के ज़िले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़, देखिए आया ना, मैं जो बता रहा था झोड़, इसका उदाहरण है और इसका प्रयोग किया जाता था वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए और बाद में उसका उपयोग किया जाता था। ये देखिए, ये सारे जल संग्रहण के ही उदाहरण हैं। ये जो आप लोग चित्र देख रहे हैं, ये चित्र एग्ज़ाम में आ सकता है और इसके बारे में पूछा जा सकता है कि ये क्या है, या इसके बारे में कोई 2 बिंदु लिखें, तो इस तरह से भी तैयार करना है। मेघालय की राजधानी शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। आप लोग जानते हैं कि मेघालय में विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम, और उसके पास में पहले जो था चेरापूंजी, बहुत अधिक वर्षा होती है। लेकिन वहीं से 55 किलोमीटर दूरी पर जो शिलोंग है, वहाँ की राजधानी, वहाँ पर वर्षा कम होती है। पानी की समस्या है, उस समस्या को दूर करने के लिए ही वहाँ पर छत वर्षा जल संग्रहण परंपरागत रूप से प्रचलित है और वहाँ पर जितनी आवश्यकता है, डिमांड है जल की, उसका लगभग 15 से 20% इसके माध्यम से किया जाता है। राजस्थान का जब नाम आता है तो वहाँ पर यही लगता है कि वहाँ जल की बहुत कमी, दूर दूर तक वहाँ पानी नहीं दिखाई देता है। वहाँ के लोगों से पूछिए जल का महत्व, जहाँ पर पानी की बहुत कमी है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए राजस्थान जैसे क्षेत्र में टांका का प्रयोग किया गया। टांका एक कमरे का आकार का होता था, जमीन के अंदर होता था और उसमें जल को संग्रहित किया जाता था। वो पीने के काम में आता था, हर तरह से उसका उपयोग किया जाता था। तो इस तरह से टांका बहुत ही प्रसिद्ध है राजस्थान जैसे क्षेत्र के लिए। और भी क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया गया और ये देखिए, चित्र दिखाया गया है कि दूसरे की छत से पानी के माध्यम से पानी लाया गया और वो ज़मीन के अंदर भेजा जा रहा है। पालर पानी बोला जाता है। छत जल संग्रहण थार के सभी शहरों और ग्रामों में प्रचलित था। जो मुख्य घर अथवा आंगन में बना होता था। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है। बांस ड्रिप का मतलब क्या है कि बांस को पाइप के रूप में प्रयोग किया जाता है और पानी को उस बांस में से गुजारते हुए, लेते हुए, जहाँ पर पानी देने की आवश्यकता है पौधों में, खेती में, तो वहाँ पर बूंद बूंद के रूप में उससे गिराया जाता है, उसको रोककर। पहाड़ी मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 80 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है और उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है और अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। यानी पानी को बचाना भी है और उसका उपयोग ठीक प्रकार से होना। देखिए, ये सारी सब जगह बांस का दिखाई दे रहा है। ये कितनी ऊंचाई से इसको गुजारा जा रहा है। तो इस तरह से भी
पानी का प्रयोग किया जाता था संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, और उसका दुरुपयोग ना हो इस तरह से, क्योंकि उस समय प्लास्टिक का पाइप नहीं होते थे, तो इसलिए बांस का प्रयोग किया गया। एक कर्नाटक का प्रसिद्ध गांव है गंडाथूर, और वहाँ के लोगों ने अपने इस जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए छत जल संग्रहण का प्रयोग किया, और ये गांव एक उदाहरण बना और वर्षा जल संपन्न गांव के नाम से इस गांव की प्रसिद्धि हुई। यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रह और उपयोग कर सकता है, और इन 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। ये एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और अपने देश में तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है, और जो इसका पालन नहीं करता है उस पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है। तो इस तरह से ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हुआ। इसमें 3 टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। पहला कि वर्षा जल में कमी के कारण, ठीक। दूसरा, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। तीसरा, इसका संरक्षण किस प्रकार, उसमें वर्षा जल संग्रहण वाला भी आएगा। और जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इस चैप्टर का मैप, और जिसने ध्यान से पढ़ा होगा 8th में 9th में, उसके लिए बहुत इजी है। इसलिए जो 10th के हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इसके मानचित्र को ध्यान से देखें और उसकी प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अपने स्टेट्स को कैसे शो करेंगे, वैसे ही उसके बाद ही मैंने दूसरा वीडियो दिया था आप लोगों को कि अपने जो मेजर रिवर्स हैं और मेजर डैम्स हैं उनको हम कैसे शो करेंगे। तो उस वीडियो को देखें, डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक दिया गया है, और उसकी प्रैक्टिस करें, तभी हम इसको कर पाएंगे। और इस कौन कौन से मेजर डैम्स है, जैसे भाखड़ा नंगल है, सलाल प्रोजेक्ट है, रिहंद डैम है, सरदार सरोवर डैम है, राणा प्रताप सागर डैम, गांधी सागर डैम, हीराकुंड, ठीक है ना, कोयना, नागार्जुन सागर, मेट्टूर, पेरियार, ये इम्पॉर्टेंट डैम है। इनकी प्रैक्टिस आप बहुत ही अच्छी तरह से करिए। इसमें 3 चीज़ें आपको याद करना है, तभी आप मैप प्रिपेयर कर पाएंगे। पहला, किस नदी पर, ठीक है ना। दूसरा, किस स्टेट में, ठीक है। और तीसरा, जो हमने उस मैप को 4 पार्ट में डिवाइड करके आपको समझाया था, वो किस पार्ट में है। तो अगर ये 3 चीज़ें आप ध्यान में रखते हैं तो बहुत आसानी से आप इसको मैप को शो कर सकते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं उसमें से क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर करिए, बनाइए। जब ये सारे आप शॉर्ट क्वेश्चन बना लेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन अपने आप ही तैयार हो जाएंगे। तीनों टॉपिक ध्यान रखिए, उन तीनों टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स ध्यान रखिए, और बाद में तो उसको आप डिस्क्राइब बहुत आसानी से कर लेंगे। बाकी जो डाटा दिए हैं वाटर से संबंधित या डैम से संबंधित,
उसको आप लोग ज़रूर याद करें, क्योंकि वो MCQs में वो सारी क्वेश्चंस के रूप में आते हैं। जो इसमें डायग्राम दिए हुए हैं, जैसे हीराकुंड डैम का डायग्राम दिया हुआ है ना, और फ्लड्स वाला दिया हुआ है, वर्षा जल संग्रहण का दिया हुआ है, और 3.5 पेज नंबर 33 पर एक कुल का दिया हुआ है, तालाब का। तो ये चित्र से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसकी भी तैयारी करें आप लोग। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। वही बात फिर मैं कहूँगा, डोंट फियर, डोंट सो टियर, और केवल प्रिपेयर। अपने को भी करिए, अपने चैप्टर को भी करिए, और अधिकतम समय दीजिए, तैयारी करिए। धन्यवाद, नमस्कार।